भूमिका ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार वापस से स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 12th क्लास ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं, जिसका पार्ट 2 जो है वो आज हम पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। इससे पहले हमने जनसंख्या के वितरण घनत्व वर्दी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसमें हम लोगों ने देख लिया है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास किस तरह से हमारे किसी भी विश्व की या फिर किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करता है। आज हम ये पढ़ेंगे कि प्रवास के माध्यम से किस प्रकार से जनसंख्या में परिवर्तन होता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था कि किसी क्षेत्र में जन्म दर ज्यादा हो रही है तो जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, किसी क्षेत्र में लोगों की मरने की संख्या ज्यादा है या फिर मृत्यु दर ज्यादा है तो जनसंख्या में परिवर्तन होता है। और इसका तीसरा महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो प्रवास होता है। जैसे कै क्षेत्र का एग्जाम्पल ले लेते हैं या फिर ऐसे कर लेते हैं, जैसे रामपुरा एक गाँव है, यहाँ पर 1000 व्यक्ति है, लेकिन इन 1000 व्यक्तियों को यहाँ पर अच्छा बेहतर रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसमें से 100 लोगों ने रामपुरा गांव को छोड़कर सीतापुरा गांव में प्रवास कर लिया या फिर चले गए, जिसकी वजह से 1000 में से अब 100 लोग चले गए तो 900 लोग ही रह गए, तो जनसंख्या में परिवर्तन हो गया। तो प्रवास से संबंधित संकल्पना आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, क्या क्या है इसको डिटेल में देखते हैं। एक बार बोर्ड पे आएंगे। प्रवास, अंग्रेजी में इसको माइग्रेशन कहते हैं। जब व्यक्ति या व्यक्तियों का समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है या फिर गमन करता है तो इस परिघटना को प्रवास के रूप में जाना जाता है। तो या तो व्यक्ति हो गया या व्यक्तियों का एक समुदाय ही हो गया जो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गया है, इसको हम माइग्रेशन या प्रवास के रूप में जानते हैं। होगा क्या इससे? इससे किसी क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन हो जाएगा, कम या ज्यादा जनसंख्या कम या ज्यादा हो जाती है। अब आगे चलते हैं। प्रवास से जुड़ी हुई कुछ शब्दावलियों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है ये बच्चों। कौन कौन सी शब्दावलियां हैं? तो देखो, पहला है उद्गम स्थान। किसे कहते हैं उद्गम स्थान? तो इसको हम समझेंगे बच्चों। प्रवास के अंतर्गत व्यक्ति जिस स्थान से गमन करता है उसे उद्गम स्थान के रूप में जाना जाता है। देखो, जिस स्थान से व्यक्ति गमन करेगा, एग्जाम्पल आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिए हैं, दिल्ली और जयपुर का। तो कोई व्यक्ति है जो दिल्ली को छोड़कर जयपुर की ओर जा रहा है, दिल्ली को छोड़कर जयपुर की ओर जा रहा है, तो दिल्ली उस व्यक्ति का क्या हो गया? उद्गम स्थान हो गया। स्थान प्रवास के अंतर्गत व्यक्ति जिस नवीन स्थान पर पहुंचता है अथवा आगमन करता है उस स्थान को गंतव्य स्थान के रूप में जाना जाता है। इसको भी एग्जाम्पल के रूप में जान लेंगे। जैसे सेम एग्जाम्पल ले लिया है, दिल्ली से जयपुर। अब व्यक्ति दिल्ली छोड़कर जिस निश्चित स्थान या गंतव्य स्थान पर जा रहा है, यानी जयपुर में जा रहा है, तो जयपुर क्या हो गया है? गंतव्य स्थान हो गया है। तो ये 2 शब्दावली आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान से आप क्या समझते हैं, तो आपको कंपैरेटिवली ये जान लेना है। डायग्राम के माध्यम से इसको समझा दिया गया है। आप दूसरे महानगरों का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे दिल्ली से मुंबई का ले सकते हैं, मुंबई से कलकत्ता का ले सकते हैं। इस तरह से आपको ये फिक्स समझ में आ जाना चाहिए। जिस स्थान से व्यक्ति जा रहा है वो उद्गम हो गया, जिस स्थान पर व्यक्ति पहुंच गया वो उसका गंतव्य या निश्चित स्थान हो जाता है। आगे इसी तरह से आपके पाठ्यक्रम में आप्रवास और उत्प्रवास भी दिया गया है। क्या होता है आप्रवास और उत्प्रवास, तो देख लेते हैं। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाता है अप्रवासी कहलाता है। अब प्रवासी किसी नए स्थान पर चले गया तो उसको अप्रवासी कहेंगे। और उत्प्रवासी में क्या होगा? उत्प्रवास में होगा प्रवासी एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, उसे उत्प्रवासी के रूप में जाना जाता है। अब देखने में ये दोनों चीजें सेम लग रही होगी आपको, लेकिन बेटा इसको समझने के लिए आपको ये ध्यान रख लेना है, इसमें स्थान फिक्स है। जैसे उद्गम स्थान में हमने देखा कि दिल्ली को छोड़कर कोई व्यक्ति जा रहा है तो ये उद्गम स्थान हो गया जिस स्थान से जा रहा है। इधर क्या हो रहा है? अप्रवासी में प्रवासी किसी नए स्थान पर जा रहा है, लेकिन जगह का नाम इसमें फिक्स नहीं है ना, तो बस आपको इसी तरह से कंपैरेटिवली याद कर लेना है कि प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाता है, कौन सा स्थान कोई पता नहीं, अप्रवासी कहलाता है। अब दूसरा इसी तरह से इधर गंतव्य स्थान में क्या हो रहा था? प्रवासी जो नवीन स्थान पर पहुंचता है, यानी दिल्ली को छोड़कर जयपुर पहुंच गया, वो उसका गंतव्य स्थान हो गया। लेकिन उत्प्रवास में क्या होगा?
प्रवासी एक स्थान से बाहर चले गया, अब वो कहाँ गया इसका पता नहीं है। तो इस तरह से हमें कंपैरेटिवली इस चीज को समझना होगा। तो प्रवासी माइग्रेशन किसे कहते हैं आप लोगों ने पढ़ लिया है। प्रवास से जुड़ी हुई शब्दावलियां उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान, आप्रवास और उत्प्रवास। इसे एक दो बार वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे तो आपको स्वतः ही समझ में आने लगेगा। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो, प्रवास प्रवास के कारक आप लोगों से पूछे जाते हैं। माइग्रेशन फैक्टर्स कहते हैं इसे अंग्रेजी में। क्या होता है तो इसको समझ लेंगे। देखो, प्रवास के दो फैक्टर्स यानी कारक होते हैं जो अपन को बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से भी पढ़ना है और वैसे आना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर एक तरह से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं बच्चों। ध्यान रखना, आपका बहुत सारा नॉलेज बिल्डअप होने वाला है 12th क्लास में। फर्स्ट वीडियो से लेके आप लास्ट तक की वीडियो को आप देखते चले जाएंगे ना, तो मैं वादा करता हूँ आपको, आप एक अपने आप में एक परिवर्तन महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आप जो पहले बहुत सारी चीजें जो आप नहीं जानते थे वो अब आप लोग जान चुके हैं। तो जानते हैं, कंटेंट पे आते हैं। पहले प्रवास के कारक यानी माइग्रेशन फैक्टर्स, प्रतिकर्ष और अपकर्ष फैक्टर्स है। अब क्या होता है तो इसको समझ लेंगे बच्चों। देखो, प्रतिकर्ष कारक ब्रैकेट में लिख दिया है मजबूरी। एक ऐसा प्रवास जिसमें व्यक्ति मजबूरीवश एक स्थान को छोड़कर चले जाता है। कुछ मजबूरियां होती है जिसकी वजह से व्यक्ति का स्वतः मन नहीं होता है, लेकिन उसे मजबूर होना पड़ता है और वो अपनी जगह को छोड़ देता है। क्या क्या हो सकता है, जैसे प्राकृतिक आपदा। जैसे हम किसी क्षेत्र में रहते हैं और वहां पर भूकंप आ गया या फिर बाढ़ जैसी स्थितियां आ गई, तो ये प्राकृतिक आपदा है जिसकी वजह से व्यक्ति सोचता है कि नहीं, अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना भाई। तो इसको हम प्राकृतिक आपदा के रूप में जानेंगे। फिर दूसरा क्या हो सकता है, महामारियां हो सकती है। जैसे किसी क्षेत्र में चेचक फैल गया हो या फिर कुछ कोई दूसरी संक्रामक बीमारी हो गई हो जिसकी वजह से परिवार वाले सोचते हैं कि नहीं भाई, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, जान है तो जहान है। इस वजह से व्यक्ति क्या करता है, प्रवास कर जाता है। तो मजबूरी में प्रवास कर रहा है। प्राकृतिक आपदा हो गया, महामारियां हो गया, राजनीतिक उपद्रव भी हो सकता है। किसी क्षेत्र का राजनीतिक उपद्रव का मतलब हो गया जैसे पॉलिटिकल कोई घटनाक्रम हो गया जिसकी वजह से किसी समुदाय विशेष को ऐसे लगता है कि अब यहाँ रहना उचित नहीं है, हमारी जान पे आ सकता है। तो राजनीतिक उपद्रव की वजह से भी लोग या लोगों का एक समुदाय किसी क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर हो सकता है। इसी तरह से बेरोजगारी हो सकता है, बहुत बड़ा फैक्टर है। हम सामान्यतः देखते हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा लोग हैं वो गांव को इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि गांव में उनके लिए अच्छा रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। हालांकि रहना चाहते हैं वो गांव में ही, लेकिन अब मजबूरी हो गया है, रोजगार नहीं है तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा जगह। तो बेरोजगारी भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है किसी स्थान को छोड़ने का या फिर प्रवास कर जाने का। तो बेरोजगारी हो गया है। रहन सहन की निम्न दशाएं भी होती है। कभी कभी क्या होता है, हम किसी क्षेत्र में रहते हैं लेकिन उस क्षेत्र की दशाएं अच्छी नहीं होती है या लाइफ स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं वो हमें नहीं मिलता है। तो इस वजह से भी हम उस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहना पसंद करते हैं। अब ये कारक हो गया है प्रतिकर्ष कारक, जिसमें प्राकृतिक आपदा, महामारियां, राजनीतिक उपद्रव, बेरोजगारी और रहन सहन की निम्न दशाएं शामिल है। दूसरा जो कारक है वो अपकर्ष कारक है, जिसमें व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से क्या करता है, प्रवास करता है। अब देखो, इधर दिखाई दे रहा होगा ये व्यक्ति पैसों में खेल रहा है, स्वैच्छिक कितना खुश नजर भी आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, स्वैच्छिक हम किसी स्थान को छोड़ रहे हैं, अपने मन से छोड़ रहे हैं कि चलो यहाँ से इस क्षेत्र में हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, हम दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। जैसे अमूमन क्या होता है, गांव से लोग नगर में जाते हैं और नगर से महानगर में चले जाते हैं ताकि बेहतर अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिल सके। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कारक हो सकते हैं अपकर्ष। तो नंबर एक है बेहतर अवसर, यानी अच्छी अपॉर्चुनिटी के अवसर में लोग प्रवास कर जाते हैं, स्वैच्छिक रूप से करते हैं। दूसरा हो गया रहन सहन की उच्च दशाएं। मैंने कहा था इधर लाइफ स्टैंडर्ड की वजह से भी लोग क्या करते थे, ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर नगरीय क्षेत्रों में आ जाते हैं। तो रहन सहन की उच्च दशाओं के को ध्यान में रखते हुए भी लोग किसी स्थान से प्रवास कर जाते हैं। फिर क्या होता है, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। कभी कभी हमें लगता है कि नगरीय क्षेत्रों में या फिर जो महानगरीय जो एरिया है वहां पर हमारा जो जीवन और संपत्ति की एक अच्छी सुरक्षा हो सकती है। जैसे हम देखते भी हैं कि शहरी क्षेत्रों में रात को भी पुलिस वाले घूमते रहते हैं, वो हम आप लोगों के जीवन की रक्षा के लिए होता है। और फिर संपत्ति की भी उतनी क्वांटिटी में अपन देखते हैं सुरक्षा दिखाई देती है शहरी क्षेत्रों में, जो कि सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में कम दिखाई देता है। देखो, शहर में आप देखेंगे हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए रहते हैं, तो ये चीज ग्रामीण क्षेत्रों में तो नहीं देखने को मिलती अमूमन। तो कुछ ऐसा भी होता है कि जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की वजह से भी लोग क्या कर देते हैं, स्वैच्छिक रूप से ही अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं। अनुकूल जलवायु की दशाएं बहुत महत्वपूर्ण कारक है।
व्यक्ति क्या करता है, जैसे अत्यधिक गर्म क्षेत्रों में नहीं रहना चाहेगा, वो चाहेगा कि एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जिसमें सर्दी गर्मी का टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहे। तो इस वजह से भी लोग क्या करते हैं, स्वैच्छिक रूप से किसी स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो हमने जान लिया है, वापस देखेंगे प्रवास के कारक दो भागों में डिवाइड कर लेना बच्चों, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक में देखो मजबूरी दिखाई दे रहा है, अपकर्ष कारक में स्वैच्छिक खुद के इच्छा से वो प्रवास कर जाता है। अब आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अगला जो प्रकरण है वो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपको पता भी होना चाहिए। देखो अंग्रेजी में इसको डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन थ्योरी कहते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, तो लिखा हुआ डब्ल्यू.एस. थॉमसन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। होता क्या है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, तो एक बार देखो मैं समझा देता हूँ क्या होता है। हम क्या करते हैं, जैसे हम पहले की बात कर लेते हैं, आदिकाल में हम जैसे जंगलों में रहा करते थे तो हम लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं होती थी, हम लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, हम लोगों में एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन स्टैंडर्ड हो गया, हम लोगों में जो हेल्थ की जो फैसिलिटी है या चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं वो ज्यादा उस वक्त तो अवेलेबल थी ही नहीं। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें हम आदिकाल में ग्रामीण परिवेश में रहते थे, जहां पर हम पढ़े लिखे नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है और रूढ़ परंपराओं को हम मानते हैं, एक ऐसी स्थिति से हम मॉडरेट होके या बदलाव के माध्यम से नगरीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहां पर अच्छी एजुकेशन है, आपका हेल्थ का अच्छे से मॉनिटरिंग होता है और उच्च रहन सहन की दशाएं होती है। तो ये जो बदलाव है इसी को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के रूप में एक्सप्लेन किया है डब्ल्यू.एस. थॉमसन के द्वारा। कैसे किया है, तो इसको पढ़ते हैं एक बार। किसी क्षेत्र की जनसंख्या के भविष्य का पूर्वानुमान लगाने के लिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ऐसी की ऐसी लाइन आपको लिखनी है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या के भविष्य का पूर्वानुमान लगाने के लिए हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग करते हैं। वापस से रिपीट कर देता हूं, किसी क्षेत्र में हम पहले ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, फिर वो धीरे धीरे मॉडरेट होता चला जाता है, वो नगरीय क्षेत्र हो जाता है, देन वो महानगर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के रूप में हम जानते हैं। इसकी देखो तीन महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। देखो पहली अवस्था में उच्च उतार चढ़ाव की अवस्था दिखाई दे रही है। तो ऐसा होता है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारा हमारा लाइफ में उतार चढ़ाव होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारे जो देखो हम अनएजुकेटेड है, मतलब लगभग हम पढ़े लिखे नहीं होते हैं, रूढ़ परंपराओं में विश्वास करते हैं, हेल्थ संबंधी फैसिलिटी नहीं है जैसे मैंने पहले बताया था। तो ऐसी स्थिति में हमारी जन्म दर ज्यादा होती है। और आज भी देख लेना ग्रामीण क्षेत्रों में, या फिर आप ऐसे कर लेना, पहले वाले जो समय की बात करेंगे, जैसे आप अपने दादा या नाना से पूछेंगे तो वो आपस में 5-7 भाई हुआ करते थे, जबकि आज के समय में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज के समय हम दो और हमारे दो वाले फॉर्मूले को हम फॉलो करते हैं, लेकिन पहले के टाइम में ऐसे हुआ करता था, हमारे दादा नाना के टाइम में, कि वो 5-7 भाई हुआ करते थे। अब ऐसा क्यों हुआ करता था, क्योंकि उन लोगों में लिटरेसी रेट कम था, हेल्थ संबंधी इशू हुआ करता था, या फिर ऐसे कह सकते हैं लोगों की जो जीवन प्रत्याशा थी वो कम हुआ करती थी। लोग बच्चे जन्म लेते हैं, 5-7 साल की एज तक आते आते वो किसी न किसी वजह से मारे जाते हैं, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। जैसे चेचक हो गया, डायरिया हो गया, ये सारे कारण हुआ करते थे। तो लोगों की एक सोच भी हो जाया करती थी कि ज्यादा क्वांटिटी में अगर बच्चे होंगे तो पॉसिबिलिटी है कि जैसे 8-10 बच्चे हैं तो उनमें से 2-3 तो लास्ट तक बच ही जाएंगे। ऐसा एक सामाजिक परिवेश हुआ करता था और ये प्रचलन में भी आ गया। इसी वजह से हम प्राथमिक अवस्था में देखेंगे उच्च जन्म दर हुआ करती थी और मृत्यु दर भी उच्च हुआ करती थी। जितनी क्वांटिटी में जन्म ले रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी नहीं होने की वजह से उतनी क्वांटिटी में लोग मर भी रहे हैं। तो प्रथम अवस्था में हमने क्या देखा, हमने देखा हम लोग ग्रामीण परिवेश में रहते थे, एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत कम था, हेल्थ संबंधी फैसिलिटी नहीं थी, रूढ़ मान्यताएं थी जिसकी वजह से जन्म दर ज्यादा थी और मृत्यु दर भी उसी के अनुपात में हुआ करती थी। अब दूसरी अवस्था में क्या होता है, यह विस्तृत होती हुई जनसंख्या के रूप में दिखाई देता है, यानी जनसंख्या बढ़ती है। होता क्या है, जन्म दर तो उतनी ही रहेगी जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ गई। अब हम दो और हमारे दो वाले फॉर्मूले में भी गुणात्मक जनसंख्या को की वृद्धि दर को ही दर्ज करते हुए दिखते हैं अपन। तो जन्म दर तो यद्यपि उच्च है, लेकिन क्योंकि हम एजुकेटेड हो चुके हैं, ग्रामीण परिवेश से नगरीय परिवेश में आ गए, अब हम एजुकेटेड हो गए हैं और हमारे अंदर जो मेडिकल फैसिलिटी है, एजुकेटेड हो गए तो हमारी जो मेडिकल या चिकित्सा जो सुविधाएं हैं उनका विकास हो गया है, तो हम लोगों को मरने से बचा रहे हैं। तो जन्म दर तो ज्यादा है और लोग कम मर रहे हैं, तो किसी क्षेत्र में जनसंख्या स्वतः ही बढ़ती हुई दिखाई दे जाएगी। क्या क्या अंतर देख रहे हैं हम, इधर ग्रामीण परिवेश है, इधर यहाँ से बदलकर हम नगरीय परिवेश की तरफ उन्मुख होते चले जा रहे हैं या नगरीय परिवेश की तरफ बढ़ रहे हैं।
अब तीसरी अवस्था में क्या हो रहा है, तीसरी अंतिम अवस्था है जिसको हम वर्तमान अवस्था, हमारी वाली अवस्था कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, निम्न तो उतार चढ़ाव है जीवन में, हमारी लाइफ एकदम स्टेबल हो गई। अब हमें पता होता है पहले से ही कि हमें भविष्य में क्या करना है, हमें हमारे करियर का, हमारे एजुकेशन का, हमारे हेल्थ का पहले से ही पता होता है, क्योंकि हमारे पास सुविधाएं, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी अवेलेबल होती है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि हम महानगरीय अवस्था में रहते हैं, तो हमारी जो जन्म दर है वो भी कम हो जाएगी और जो मृत्यु दर है वो भी कम हो जाएगी। अब इसको और एग्जाम्पल से समझेंगे ना बच्चों, तो हमें वैश्विक जो देश है उनके एग्जाम्पल ले लेना है। जैसे एशिया और अफ्रीका के देशों में लिटरेसी रेट कम है, तो जन्म दर ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है। कंपैरेटिवली अपन देखेंगे तो यूरोप और अमेरिका के देशों में जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो उच्च है, हेल्थ फैसिलिटी उच्च है, तो वहां पर जनसंख्या पर बिल्कुल कंट्रोल है, बिल्कुल नियंत्रण। आगे देखेंगे इसी को, देखो ये वाला जो डायग्राम है आपके पाठ्य पुस्तक में ऐसा का ऐसा दिया हुआ है, इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं बच्चों, इस वजह से इसको आप स्मार्ट बोर्ड पे इसी वजह से दिखाया जा रहा है ना। पहली अवस्था, देखो पहली अवस्था में हमने देखा बांग्लादेश देश का नाम लिया गया है, लिखा हुआ है बांग्लादेश के वर्षा वनों के आदिवासी क्षेत्रों में प्रथम अवस्था है। एग्जाम्पल में आपको ये लिखना है कि प्रथम अवस्था में कौन से देश बिलोंग करते हैं। प्रथम अवस्था जनानकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था का संबंध किस देश से है, तो बांग्लादेश के वर्षा वनों के आदिवासी क्षेत्र। दूसरा है, दूसरी अवस्था से संबंधित देश कौन से हैं, तो पेरू हो गया, श्रीलंका हो गया और केन्या हो गया है। और तीसरी अवस्था जिसमें निम्न उतार चढ़ाव है, तो आप लोग देख रहे हैं कनाडा विकसित है, जापान बहुत एक्स्ट्रा है, यूएसए इकोनॉमी में बहुत स्ट्रॉन्ग है और विश्व में नंबर 1 पे है, हेल्थ हेल्थ ले लो या एजुकेशन स्टैंडर्ड ले लो। तो ये जो डायग्राम है ये आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, इसी वजह से आपको एक बार दिखाया जा रहा है कि जनानकीय संक्रमण सिद्धांत में ये जो डायग्राम है ये क्यों दिया गया है। अब देखो इसको और ऐसे डिटेल में देखेंगे ना बच्चों, तो इसमें ये जन्म दर का ऊपर वाला ये डायग्राम और ये मृत्यु दर का रेशो दिखाई दे रहा है। तो प्रथम में जन्म दर इस तरह से दिखाई दे रही है, प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समानांतर रूप से बढ़ रही है। उसके बाद में दूसरी अवस्था में क्या हो रहा है, जन्म दर तो उच्च है लेकिन मृत्यु दर में अचानक से कमी दिखाई दे रही है। अब ये तीसरी अवस्था है जहां पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान हो गई है। अब वापस से आ जाते हैं, मॉडल ग्राफ की व्याख्या जैसे मैंने समझा दिया है, सेम चीज इसमें लिखी हुई है। प्रथम अवस्था उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, एग्जाम्पल आपको इधर दिखाई दे रहा है। फिर दूसरी अवस्था उच्च जन्म दर उच्च बनी रहती है पर समय के अनुसार मृत्यु दर में तेजी से गिरावट हो जाती है, तो ऐसा अपन देख भी रहे हैं। जन्म दर सेकंड अवस्था देखो, सेकंड अवस्था जन्म दर ऊंची है और मृत्यु की जो दर है उसमें कंट्रोल है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। तीसरी अवस्था में देखते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर तीसरी अवस्था, ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम हो गए हैं। तो इस डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना बच्चों, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ये डायग्राम पूछ लेगा ऐसा कैसा, इस वजह से ही स्मार्ट बोर्ड पे इस डायग्राम को लेके आया हूं मैं। अब आगे चलते हैं। अब एक महान व्यक्ति है जिसका नाम है थॉमस माल्थस का सिद्धांत। अब थॉमस माल्थस ने अपने, देखो पहले बात, थॉमस माल्थस ने अपना सिद्धांत कब दिया, 1798 1798 ईस्वी में इसने अपना सिद्धांत दिया था। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। आप लोगों को इस तरह से स्टडी करनी है कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आप लोगों की नजर से ना बच सके। एमसीक्यू में पूछ लिया 100, हमने 99 मार्क्स की तो प्रिपरेशन कर ली, लेकिन 1798 का ये टाइम आपको याद नहीं है, आपका 1 नंबर कट जाएगा। इसलिए एक एक चीज को अपन ऐसे समझते हुए चलेंगे। थॉमस माल्थस का सिद्धांत 1798, ठीक है। अब देखो पहली बात मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। थॉमस माल्थस एक ऐसा निराशावादी व्यक्ति है जो अधिक जनसंख्या को किसी भी देश के लिए विनाशक बताता है। इसका यही एक फॉर्मूला है। अच्छा, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, ये एक निराशावादी यानी नकारात्मक सोच वाला एक व्यक्ति है। इसने क्या कहा, इसने कहा कि अधिक जनसंख्या होगी किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में, तो अधिक जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों का उतने ही अनुपात में दोहन करेगी। होगा क्या, जनसंख्या तो ज्यादा है और खाने की जो हमारी जो फूड की जो फैसिलिटी है या जो उपलब्ध जो भोजन है वो कम है, तो अधिक जनसंख्या इस कम भोजन के लिए आपस में संघर्ष कर जाएगी।
और ऐसे संघर्ष की स्थिति में विनाश जैसी स्थितियां दिखाई देने लगेगी। तो इसी वजह से थॉमस माल्थस को निराशावादी व्यक्ति कहा गया है। देखो, निराशावादी कहने का एक और कारण है, वर्तमान में हम लोग देखते हैं विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है, लेकिन चाइना ने अपने आप को डेवलप किया है, अभी इकोनॉमी में वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जनशक्ति है उसके पास, जनसंख्या है उसके पास, लेकिन उसने चाइना ने अपनी जनसंख्या को इतना अनुशासित कर लिया है कि हर लोग टेक्निक एक्सपर्ट है, जिसकी वजह से चाइना डेवलप करता चला जा रहा है। तो यहाँ आके थॉमस माल्थस का सिद्धांत फेल हो जाता है। इसने तो कहा है कि अधिक जनसंख्या खतरनाक होता है, लेकिन चाइना इसका अपवाद है। चलो लौटते हैं थॉमस माल्थस पे। थॉमस माल्थस एक निराशावादी विचारक था। इसने अधिक जनसंख्या को विनाश के रूप में परिभाषित किया। इनके अनुसार अधिक जनसंख्या की वजह से संसाधनों का तेज गति से ह्रास होने लगेगा, ये बात तो सही है, जो किसी भी राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। जितने लोग होंगे उतना ही वो संसाधनों का दोहन करेंगे। जैसे मान लेते हैं अपने भारत देश में 121 करोड़ की जनसंख्या है, हर व्यक्ति के पास व्हीकल है, तो पेट्रोल चाहिए ना। कितने ही लीटर पेट्रोल हम रोज यूज कर रहे हैं, यानी हमारे जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसका कितना मात्रा में दोहन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। तो प्राकृतिक संसाधन हो चाहे कृत्रिम संसाधन हो, उसका उतनी बड़ी मात्रा में दोहन होगा। अब साथ ही साथ ज्यादा जनसंख्या होने की वजह से खाद्य आपूर्ति की तुलना में जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि यह जनसंख्या अकाल, बीमारी और युद्ध जैसी स्थितियां बना देगी, जो भविष्य में जनसंख्या में अचानक गिरावट के रूप में प्रतिबिंबित होती हुई दिखाई दे जाएगी। तो इधर देख लेना बच्चों, देखो क्या क्या परिस्थितियां हो जाएगी अधिक जनसंख्या की वजह से। अकाल की स्थितियां हो जाएगी, सीधी सी बात है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेंगे। हमने सारे वनों को काट दिया है, उनको काट के हमने बिल्डिंग बना ली है कंक्रीट की, तो बारिश होगी नहीं, अकाल जैसी स्थितियां हो गई। अधिक जनसंख्या की वजह से संक्रामक बीमारियां भी हो जाती है, आप लोगों ने देखा ही है। अधिक जनसंख्या की वजह से चेचक हो गया अपना, स्वाइन फ्लू हो गया अपना, अभी हाल ही में कोरोना जैसी जो भयंकर महामारी है, उसका कारण क्या था कि वैश्विक स्तर पर जनसंख्या ज्यादा हो गई, तो बीमारियां होगी, और फिर युद्ध जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो जाए। अधिक जनसंख्या संसाधनों पर नियंत्रण के लिए वो भागेगी। अब जैसे रोटी एक हो गई, खाने वाले 10 है, तो वो उस रोटी पे कंट्रोल करने के लिए 10 लोग आपस में लड़ेंगे, तो इसी को युद्ध के रूप में ऐसे बताया गया है। तो थॉमस माल्थस का सिद्धांत सिंपल भाषा में समझ लेंगे, इन्होंने अपना सिद्धांत 1798 में दिया। इनके अनुसार अधिक जनसंख्या की वजह से आने वाले काल में जो संसाधन है उनका तेज गति से ह्रास होता चला जाएगा, और ये अधिक जनसंख्या स्वतः ही कालकल्पित होती चली जाएगी। अब आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, जनसंख्या के बारे में बहुत सारा पढ़ लिया है, और अपन को अब पता भी चल गया है कि जो अधिक जनसंख्या किसी भी देश की प्रगति में बाधक है, कहीं ना कहीं बाधक है। चाइना इसका एक अपवाद है। तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, जिसको हम स्मार्ट बोर्ड पे लेके आए। देखो कैसे हम जनसंख्या को कंट्रोल में कर पाएंगे। नंबर 1, देश की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। सही बात है, हम एजुकेटेड होंगे तो जनसंख्या उतनी क्वांटिटी में कम होती चली जाएगी। हमें पता है कि अधिक जनसंख्या हमारे संसाधनों या फिर अधिक जनसंख्या की वजह से हमारे परिवार की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती है। इस वजह से शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। एजुकेटेड होंगे तो फिर जनसंख्या या हम दो या हमारे दो वाले जो फॉर्मूले हैं इसको हम फॉलो करेंगे अपने आप ही। बाल विवाह पर रोक लगाना चाहिए। पहले के जमाने में जनसंख्या का कारण यही था कि हम रूढ़ मान्यताओं के चलते जल्दी या कम उम्र में ही विवाह कर दिया करते थे। अब कम उम्र में विवाह करेंगे तो सीधी सी बात है, किशोरावस्था तक आते आते हमारे 1 या 2 बच्चे हो जाते हैं, तो जनसंख्या बढ़ेगी बढ़ेगी। फिर परिवार नियोजन के साधनों को अपनाया जाना चाहिए। पहले के टाइम में परिवार नियोजन के साधन नहीं थे, अब अवेलेबल है, तो हमें इन साधनों का उपयोग करना चाहिए जिससे कि हम जनसंख्या को नियंत्रित कर पाए। अधिक जनसंख्या के दुष्प्रभावों का प्रचार किया जाना चाहिए। अब अधिक जनसंख्या के क्या साइड इफेक्ट है या दुष्प्रभाव है, इसको लोगों को बताया जाना चाहिए। हालांकि नगरीय क्षेत्रों में तो लोग अब अवेयर हो चुके हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कुछ रूड मेंटेलिटी है, तो लोगों को बताना चाहिए कि कम जनसंख्या की वजह से किसी परिवार की समृद्ध होने या किसी परिवार के विकास की जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं बजाय बड़े परिवार के। उसके बाद में रूढ़ मान्यताओं का विरोध करना चाहिए तथा पुत्र प्राप्ति हेतु की जाने वाली कोशिश के दुष्प्रभाव को समझना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, पुत्र प्राप्ति यानी लड़का प्राप्त करने की चाह में लगातार जनन क्रियाओं को दोहराते चले जाते हैं, जिसकी वजह से परिवार की जो संख्या है वो बढ़ती चली जाती है। एक के बाद एक लड़कियां होती चली जाएगी, लड़का हो ही नहीं रहा। जैसे 5-6 लड़कियां हो गई, उसके बाद में भी लड़के की चाह रहेगी,
तो परिवार में 5-7 लोग हो गए अपने आप ही। तो ये रूढ़ मान्यताएं हैं, इनका कहीं ना कहीं खंडन किया जाना चाहिए ताकि हमारी जनसंख्या पर कंट्रोल हो, लोगों को समझाया जाना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो आप लोगों को वो अपनी नोटबुक में या फिर अपने नोट्स कॉपी में लिख लेना चाहिए। विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या में 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 500 वर्षों में केवल कितना गुना बढ़ोतरी हुई है? 10 गुना। लेकिन अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या में कितना गुना बढ़ोतरी हो गई? सॉरी, अकेले 20वीं शताब्दी में, ठीक है। इधर तो 500 वर्षों में, लेकिन इधर 20वीं शताब्दी में ही 4 गुना की बढ़ोतरी अपन देख रहे हैं। फिर प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं, और वैश्विक स्तर पे जैसे आप लोगों को पता है 600 करोड़ की जनसंख्या है, और हमारे जो अब इतने लोग हो चुके हैं, तो हर साल वैश्विक स्तर पर कितने करोड़ लोग बढ़ जाते हैं? तो 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में बढ़ जाते हैं। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन आने वाले समय में हमें किस रास्ते पे ले जाएगी या किस विनाश के रास्ते पे ले जाएगी, तो हमें इसका ध्यान रखना होगा। देखो बच्चों, आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया है। इस चैप्टर के 2 पार्ट है, दोनों पार्ट को आप 1 या 2 बार देखेंगे। उसके बाद में अगर आप पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। भूमिका ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत था। आने वाले जो वीडियो है वो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो अगले चैप्टर के जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू बच्चों।